लकी हैरानी सर्कस जो है वो 1969 में मार्ज़े वजूद में आया। फिल्म इंडस्ट्री में गए तो बेताज बादशाह फिल्म इंडस्ट्री का मैं था खिताब मैंने पूछ लिया एक दफ़ा, छोटा था, आई वाज आई थिंक फर्स्ट ईयर। तो अलग बात है कि आज के बाजार में सियासत एक रंडी बन गई है। इंडिया और पाकिस्तान एक वक्त में ही आज़ाद होने वाले दो मुल्क हैं, ठीक है। तो इंडिया को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? समाजी शख्सियात और मारूफ बिजनेसमैन, और ये इनको चूंकि ये गवर्नमेंट में भी इन्वेस्टर होते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों में भी, लेकिन वैसे आप क्या देख रहे हैं, क्या अगले साल में या कुछ दिनों में तब्दीली की कोई? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ हैं मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ राशिद फरजंद। आज उनसे बात करेंगे उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और उनकी समाजी जो किरदार है माशरे में उस हवाले से, और थोड़ा गपशप होगी रूटीन से हट के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि पहले तो अपनी फैमिली के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान से कब या आप कब पाकिस्तान में आए, या शुरू से ही पाकिस्तान में रहने वाले हैं? नहीं जी, हम माइग्रेटेड लोग हैं। 1947 के बाद पाकिस्तान में आए और जलंधर से बिलोंग करते हैं, माधोपुर से, और बाद में पाकिस्तान में आए। यहाँ पर टोबा टेक सिंह ने सबसे पहले क़याम किया, फिर सिंध में भी कुछ अर्सा रहे। अब पिछले 70s से हम लाहौर में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ फरजंद अली का मैं बेटा हूँ और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ है, कुछ लोगों से मोहब्बतें हैं और कुछ कोशिश जारी है कि लोगों के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल सर। मियाँ राशिद साहब तो, सॉरी, मियाँ फरजंद साहब एक जिनको बाबा सर्कस का लक़ब भी मिला हुआ है और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। और सर मैंने कुछ सुना था कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि जब पाकिस्तान बना था तो इवन हमारे एक इदारे के पास फंड भी नहीं थे, तो उस हवाले से आपकी फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरे ताया जी मियाँ मोहम्मद मुंशी साहब, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक हॉस्पिटल भी डोनेट किया है, आज भी वो कायम है बंद रोड के ऊपर। जनरल ज़िया ने उसकी इनाग्रेशन की थी। और उस वक्त जो है ये नेशनल बैंक के पास बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं थे। वो सरदार चप्पल चौक जो है वो भी मेरे ताया जी के नाम से है, सेठ सरदार अहमद कादरी साहब ने, उनके नाम से वो सरदार चप्पल चौक है। मौला बख्श चौक जो है वो मेरे कज़न के नाम से है। एजाज चौक जो है वो मेरे कज़न के नाम से है। हमारा भाई इलाका जो है ये दाता की नगरी, तो वहाँ पर वो बिल्डिंग के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। तो तब अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और उन्होंने हेल्प आउट किया, और हमें इस बात पर बड़ी खुशी है और इत्मीनान है कि हम अपने मुल्क के काम आ सकें, वो काम कर सकें, करना भी चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त साइकिल सिस्टम बहुत था, यानी कि लाहौर में सिर्फ साइकिल ही गिनी चुनी होती थी। लेकिन उस दौर में भी आपकी फैमिली का कुछ ऐसा था कि उन्होंने अपने प्लेन रखे हुए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शरकपुर जो है यहाँ पर बागात थे खजूरों के, और वहाँ पर 4 सीटर जहाज़ होता था उस वक्त। तो ये अल्लाह की रहमत है, उसकी निवासात हैं, और इसमें उसकी ब्लेसिंग्स हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी रहमत है, उसका बड़ा करम है। आज भी सिलसिले जारी हैं। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो भी आता है वो जाने के लिए ही आता है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, उसके अंदर हमें कुछ डिलीवर कर देना चाहिए, और वही कोशिश जारी है। दुआ करें मेरे लिए, मैं कुछ करके चला जाऊँ। अल्लाह पाक जैसे आपको तौफीक अता फरमा रहा है, ऐसी उसमें और भी तौफीक दे और बरकत फरमाए। सर सर्किस के हवाले से मियाँ साहब का, जो आपके वालिद साहब हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये सिस्टम कब से शुरू हुआ था, कुछ हमारे नाज़रीन को बताएंगे? हाँ, ये इट्स अ प्रीटी लॉन्ग स्टोरी कि लकी हैरानी सर्कस जो है वो 1969 में मार्ज़े वजूद में आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फैमिली जो है वो सर्कस के हवाले से, वो हमारी फैमिली बड़ी जो है वो रिनाउंड फैमिली है। उसकी वजह ये है, मेरे ताया जान जो है वो लकी रानी से पहले उन्होंने जोबली सर्कस बनाया। इवन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसको गालिबन को 7-8 साल बाद ही जोबली सर्कस मार्ज़े वजूद में आया। पाकिस्तान बनने के बाद 3 सर्कसें थी पाकिस्तान में। 2 एक तो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, एक कोई पाकिस्तान का लोकल बॉडी था उसने बनाई थी। लेकिन वो कोई मुकाम नहीं हासिल कर सका। मुकाम पहले जोबली सर्कस ने हासिल किया। फिर अब्बा जी इस फील्ड में आए तो अल्लाह ताला ने उनको बाबा सर्कस का खिताब मिला।
फिल्म इंडस्ट्री में गए तो बेताज बादशाह फिल्म इंडस्ट्री का खिताब मिला, और सिविल सोसाइटी के लिए उन्हें सखी बादशाह का खिताब मिला। तो हम जो है वो उनके जो एक उन्होंने जो रवायत बनाई है, जो एक रास्ता हमें दिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कुछ डिलीवर कर सके। अच्छा, जहाँ तक एक तो आ गया ना सर्किस के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम है, और तकरीबन आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन उन्होंने कितनी फिल्में जो है ना वो बनाई है, इस हवाले से ज़रा बताइए। दरअसल मियाँ साहब जो हैं वो एक खालिस पेंडू आदमी थे। मैंने खालिस पेंडू का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पेंडू को लोग थोड़ा सा शायद इनोसेंट भी समझते हैं, इसलिए लोग अक्सर उनके पास आते थे और हर तरह की बातें करते थे, और वो कभी किसी को नाराज़ नहीं थे करते। और फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने पहले शुरू की, सर्कस बाद में ज्वाइन किया। 62 में पहली मूवी बनाई मियाँ साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में उनके मशहूर और मारूफ होने की एक रीज़न ये भी थी कि अक्सर प्रोड्यूसर्स के पास, फाइनेंसर्स के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा मामला कर दिया था, लोगों के दिलों में ये बात बैठ गई थी कि अगर किसी को कोई ज़रूरत होती थी तो वो कहता था जी यार आई पिक्चर्स चले जाएं आप। तो इस तरह से मियाँ साहब ने ज़ाती तौर पर तो कोई 12-14 फिल्में ही प्रोड्यूस की हैं, लेकिन अपने ऑफिस से ऑलमोस्ट 48 मूवीज़ रिलीज़ की हैं। वो बाकी सारी वही मूवीज़ हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, किसी का कोई मसला था, किसी का कोई मसला था। और इसी वजह से फिर वो उनके अपने दौर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो एसोसिएशन होती थी, जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग एसोसिएशन कहते थे। तो बहुत उस एसोसिएशन के, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रहे, अनअपोज रहे 20 इयर्स। तो उसकी वजह भी यही थी कि मियाँ साहब को बड़ा था कि लोगों को जो है वो हेल्प आउट करना चाहिए। उनके अंदर कुछ स्पेशल ये फीलिंग होती थी, घर से निकलते वक्त दुआ करके निकलते होते थे। मैंने पूछ लिया एक दफ़ा, छोटा था, आई वाज आई थिंक फर्स्ट ईयर, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा अब्बा जी मैं देख रहा हूँ आप जब जाते हैं तो गाड़ी में बैठ के दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं, आप मांगते क्या है? तो कह रहे पुत्र मैं रब को जो टुरन लगता तो मैं कहना या अल्लाह को बंदा मिला मैं ਉਹਦਾ काम कर सका। तो लोग अक्सर कहते होते थे मियाँ साहब ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। कहते ਸੀ मेरा हाथ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, मैं ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ जा रहा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देई जा रहा। तो उनका और तरह का बिलीव था, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। उन्होंने जिस हाथ में जिस काम में भी अल्लाह ताला ने उसको लाए, वो उसकी टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। और एक मैं समझता हूँ बीइंग अ सन, मैं आज भी उनको आइडलाइज करता हूँ, और बीइंग अ ह्यूमन भी उन्हें आइडलाइज करता हूँ कि उनकी ज़ाती अखलाकी मामला इतना आला है कि आज उनको 20 ईयर्स हो गए, 21वां साल शुरू हो गया, लेकिन मुझे कहीं पर ऐसा एहसास नहीं हुआ किसी भी महफिल में कि अब्बा जी दुनिया में नहीं है। जहाँ पर भी उनका ज़िक्र हुआ है, लोगों ने ऐसा वालेहाना उनका जो है वो पुरजोश तरीके से उनका इज़हार है कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। अभी रिसेंटली मैं पीटीवी जाने का इत्तेफाक हुआ, शीबा हमारी अच्छी दोस्त है, बड़ी पुरानी आर्टिस्ट है, 40 ईयर्स उनकी सर्विसेज को हो गए। जावेद की बीवी भी हैं, जावेद भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं आगा अब्बास पीटीवी में से। तो वहाँ पर उनके ऑफिस में बैठे हुए थे, तो आगा साहब को जब पता लगा, मेरी उनके साथ फर्स्ट मीटिंग थी, तो उन्होंने नाम ही अब्बा जी का लिया, और सबसे पहले उन्होंने बात ही यही की कि आपको पता है कि आपके अब्बा जी ने एक दफ़ा हमारे इलाके में सर्कस लगाया, तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था मज़ार के अंदर ना, तो वो आए तो उन्होंने एक बड़ा सा रुमाल हो तो वो पूरा पैसों से भरा हो, तो वो जो वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी उनके हाथ में उन्होंने ला के दे दिया, और उनको कहते लो जी साडा हिस्सा भी पा लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी जो मर्जी करो। उन्होंने कहा जी है कि ये कहते यार है, आज दी मेरी कमाई है मैं सारी ले आया। तो वो कहते वो आज भी मुझे उनका वो वाकया याद। सो उनका इस तरह का टेम्परामेंट था। मुझे याद है मैं छोटा था काफ़ी, शायद मैं 5वीं क्लास में था, तो हम सिटी में रहते होते थे लकी बिल्डिंग में, मौला बख्श चौक में। तो वहाँ पर ना हमारा अब्बा जी ने जो घर बनाया था वो ट्रिपल स्टोरी था। सबसे नीचे अब्बा जी के छोटे भाई, उससे ऊपर वाले पोर्शन में उनके बड़े भाई, उससे ऊपर अब्बा जी क्योंकि खुद भाइयों में बड़े थे। तो इस तरह से वो उसकी हायरार्की थी बिल्डिंग की। तो नीचे 3 ना वो बटन्स होते थे 1, 2, 3, जिसके ऊपर नीचे वाले पोर्शन की ऊपर वाले की सबकी बेल्स लगी होती।
तो अक्सर जब बेल रिंग करती थी ना, तो मैं वो चूंकि बालकनी होती थी तो मैं जाके देखता होता था नीचे कौन है। तो हमारे ताया जी बड़े मोहम्मद अली साहब के बड़े बेटे भाई सलीम भी हमारे पास अक्सर आया जाया करते थे। तो उस दिन ना वो आए हुए थे, बेल बजी तो वो चले गए। उन्होंने आके अब्बा जी को कहा जी फलां को बंदा आया तो कहता जी मियाँ साहब नू ना बुलवा दो। मियाँ साहब को गालियाँ शालियाँ देने की बड़ी आदत थी, तो वो गाली कह के कहते ओए ओ फिर पैसे मंगन आया होना। उनको आदत थी, और उनकी इस आदत का ये आलम था कि जो लोग आते थे वो जिस दिन मियाँ साहब उनको वो गाली शाली नहीं थे देते तो कहते थे आज मियाँ साहब तो नाराज है। और वो ये समझते थे। इवन हसन निसार साहब जैसे बंदे ने अब्बा जी की वफात के ऊपर कॉलम लिखा बकायदा कि हुण सानू गालां कौन कढ़ेगा, क्योंकि उसने देखा कि वो जनाजा पड़ा हुआ है और लोग उठारे मार मार कर रो रहे हैं और कह रहे हैं मियाँ जी हुण सानू गालां कौन कढ़ेगा, तो उसने उसी को ही हेडलाइन बना दी। सो इट्स लाइक दैट। ऐसे लोग कम होते हैं कि कम गो थे, बहुत कम बोलते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अब्बा जी के हवाले से अगर मैं बात करना शुरू हूँ और उनके किस्से बयान करना शुरू हूँ तो शायद आपको कहेंगे कि यार अभी इसके लिए 2-4 और प्रोग्राम करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे वो प्रोग्राम। अच्छा सर ये बताइएगा जैसे कि कहती हैं इस चीज़ को कि रब के साथ कारोबार, एक किस्म का उनका रब के साथ कारोबार था कि उन्होंने रब की मखलूक के लिए बहुत कुछ किया और रब तआला वैसे ही नवाजता गया उनको। अच्छा, वही चीज़ समाजी, वही जो एक ब्लड का जो होता है ना, ब्लड सेल होते हैं, ख़ानदानी विरासत चली आती है और खून का एक असर होता है, यकीनन आपकी ज़ात में भी वही कुछ है। तो बहुत सारे हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं जो इस वक्त कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं, उनके हवाले से आपने कोई कदम उठाया, इस हवाले से बताइए। अच्छा सवाल है खिज़र। मैं ये समझता हूँ कि हमने क्या कदम उठाना है, हम तो खुद उस ज़ाते बारी ताला के मोहताज हैं, और ये उसकी कोई शान करीमी है कि वो किसी मेरे जैसे चूड़े मरासी को भी वो कहता है ले अभी तुझे भी नवाज दिया, तू आगे कुछ कर सकता है तो कर ले। तो अगर वो दे रहा है तो अगर उसके दिए में से हमने किसी के लिए कुछ कर लिया है तो ये तो उसकी मेहरबानी है जो आगे अपनी अमानत लेके चला गया है। बहरहाल ये मैं कोई इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि अगर इंसान है तो अल्लाह ने इंसान को बनाया ही दर्द दिल के बाद। इबादत के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर मेरी सिर्फ ज़ुबान से कोई खुश हो सकता है तो मैं क्यों ना उससे शीरी ज़ुबान में बात करूँ। मेरी अगर खुश शक्ल देखकर कोई मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से किसी को अगर हौसला होता है तो मुझे दे देना चाहिए। मेरे मोहल्लेदार के पेट में अगर दर्द है, मेरे दवाई नहीं दे सकता, उसका जाके हाल तो पूछ ही सकता हूँ। मेरा घर का ड्राइवर है और उसका बच्चा रो रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसके पास खिलौना नहीं है, तो हो सकता है मैं उसके साथ जाकर जो चुटकुले सुना के भी उसको खुश कर सकता हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बेट ऑफ माइंड के ऊपर, आप करते क्या हैं। आप क्या अपने आप से भी कभी मिले हैं? कई लोग ऐसे हैं, आए भी हैं चले भी गए हैं, खुद से मुलाकात नहीं, दुनिया के पीछे खपते रहे। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी ये सोच है कि जियो और जीने दो। अच्छा सर, जहाँ समाजी बहुत सी शख्सियात हैं जो स्टार्टिंग में तो समाजी रोल अदा करते हैं, बाद में उनका सियासत में भी शौक पैदा हो जाता है, तो फ्यूचर में आपको सियासत में हम देख सकते हैं? यार मेरे बस का नहीं है वैसे। मुश्किल काम है, बड़ी लाइबिलिटी वाला काम है। अभी ये एक अलग बात है कि आज के बाजार में सियासत एक रंडी बन गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस प्रोसिक्यूशन से मैं वैसे बेहतर हूँ। बच जाना चाहिए। अगर किसी की निगाह में हमारे लिए इज्जत ना भी हो तो कम से कम वो हमें बुरा तो नहीं कह रहा ना। तो कल को ज़रूर अपने गिरेबान को खिंचवाना है, क्योंकि मैं इसका अहल ही नहीं हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यार, मुश्किल काम है इतने लोगों की लाइबिलिटीज़ को पूरा करना। वैसे समाजी तौर पर ठीक है, हम लोगों को अगर हेल्प आउट कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सियासतदान जो है वो बड़ा मैच्योर्ड आदमी होता है, और उसका मेरा ख्याल में उसका मुश्किल काम है, उसकी जॉब बड़ी डिफ़िकल्ट है। वो लोगों के लिए जो है वो डिवोटेड होता है, शायद उनमें वो बड़ा पैशनेट भी होता है। तो ये सारी जिनमें खूबियाँ होती हैं ना, वो शायद कोई अच्छा सियासतदान बन सकता है। अभी आई एम इन प्रैक्टिसिंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ खूबियाँ पैदा कर सकूँ। ये तो कोई मुझे जो जानता हो वो ही बता सकता है। यानी कि मतलब में हम इन फ्यूचर आपको सियासत में भी एक लीडर के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि समाजी लीडर तो आप हैं, सियासी लीडर के तौर पे भी हम देख सकते हैं। नहीं, अगर आप कोई पोलिंग करा रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ।
ऐसा वैसा। मैं स्क्रीन के पीछे काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे सामने आकर सम टाइम मुझे यूँ लगता है कि आप ऐसे हो नहीं जैसे पोज़ कर रहे हैं। मैं खुद से भी कई दफ़ा सवाल करता हूँ कि जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं वही हूँ, जेनुइनली तौर पर कि मैंने प्रिटेंशन क्रिएट की हुई है अपने इर्द-गिर्द। मतलब यानी कि आप अमल पे यकीन रखते हैं, सियासी दावों पे यकीन नहीं रखते। मैं सिर्फ़ इस बात पर यकीन करता हूँ कि जो नज़र आ रहा है वो सच है। ठीक है? जब आपको किसी ने जो आपको मिला है, जिस तरह से आपने उसके साथ वक़्त गुज़ारा है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो बताएगा कि आप कौन हो। यानी उसका किरदार खुद ब खुद सामने आ जाएगा। डेफ़िनिटली लोगों का आपके साथ गुज़ारा हुआ वक़्त ही लोगों की बेहतरीन जजमेंट जो है वो आपको बताएगी कि आप हो क्या? आप कैसे बता सकते हो आपको? बिकॉज़ आप दिन में 24 घंटे में अगर साल में 8-6 मौसम पाकिस्तान में तो इंसान 12 घंटों में 12 मौसमों में से गुज़र जाता है। हर पल उसके अंदर एक नई फीलिंग होती है, एक नया तासुर होता है। थोड़े से मूडी हो जाएँ, हम कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमारे अंदर है क्या? हमारा तो मुलाज़िम हमारी बात ना माने तो हम तो एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए बड़ी संजीदा होने की ज़रूरत है। अभी शायद वो लाइफ़ का पीरियड शुरू नहीं हुआ। हम कितने सीरियस हो जाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ़ को समझ सकें, लेकिन शायद ये अभी और भी वक़्त दरकार है। अच्छा सर, स्पेशली क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में, क्योंकि भारत का तो उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा किरदार है फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो ज़वाल का शिकार है। जहाँ पहले इतनी फ़िल्में बनती थी, अब इक्का-दुक्का सामने आती हैं। उस हवाले से आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मेरे भाई जो बच्चे यतीम हो जाए ना फिर उनका अल्लाह ही वारिस होता है। मुझे शर्म के साथ इस बात को कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री तो है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे यतीम कर दिया है। यानी कि फ़िल्म इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही। क्या सपोर्ट कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट को तो हमें सपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट करना है? गवर्नमेंट के पास अपना बर्तन नहीं है, हमें क्या खिलाएगी? माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। इसलिए दुःख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना टैलेंट की कमी है यहाँ पर, ना यहाँ पर लोग लिटरेट हैं कि वो कोई समझे ना। यहाँ पर ऐसा-ऐसा टैलेंट है कि आप बिलीव करें कि उनको अगर प्रॉपरली हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया में अपना जो है धावा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? आप ये देखें पाकिस्तान को अगर आज़ाद हुए 72 से 74 साल हो गए हैं और पाकिस्तान की जो वो इंडस्ट्री जिसको पूरी दुनिया आप 70s तक देखें 80s तक पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें तो पूरी दुनिया में लोहा माना जाता था पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का। क्यों? अब क्या हो गया? अब भी वही पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री। लेकिन अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ठीक है? अब 21वीं सदी के चैलेंजेस हैं। अब वो टेक्नीक्स हमें चाहिए। अब इक्विपमेंट हमें बिल्कुल। वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। वो मॉडर्नाइज़ेशन यहाँ पर हमें चाहिए। वो मॉडिफ़िकेशंस यहाँ पर होनी चाहिए। वो क्यों नहीं हो रही? इंडिया और पाकिस्तान एक वक़्त में ही आज़ाद होने वाले 2 मुल्क हैं, ठीक है? तो इंडिया को कौन से सुरख़ाब के पर लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं लगा हुआ उनको। वो तो हमेशा हमें कॉपी करते रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल। वो हमारे ड्रामास को उनको तो ड्रामा नहीं था बनाना आता। एक साड़ी में ज़िंदगी गुज़ारने वाली कौम है, इसको तो कपड़े नहीं थे पहनने आते, ठीक है? आज वो कुछ पहले हमें कॉपी करना शुरू हुए, अब हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम दिन ब दिन पीछे चले गए। एक और वजह भी है, वो उन्होंने उन्होंने काम भी किया है। उसकी गवर्नमेंट ने उनको यतीम होने से बचाया है। 50% म्यूचुअल फंडिंग हो रही है वहाँ पर यार, इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है? एक प्रोजेक्ट अगर 100 करोड़ का है तो 50 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है और कितना रेवेन्यू कमा रही है आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसा रेवेन्यू पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री कमा सकती है। मैं खान साहब को ये मशवरा दूँगा, ये टटपूंजियों की फ़ौज को पीछे से हटाओ। ये ऐसे-ऐसे लोग तुमने अब कैसी-कैसी सीटों पर लगा दिए हैं। इमरान खान, हम तुमसे प्यार करते हैं एज़ अ पाकिस्तानी। एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आपकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो हम पाकिस्तानी पहले हैं, ठीक है? इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि रब ने अगर इज़्ज़त दी है तो उसको सँभालो।
अगर उसने जिम्मेदारी डाली है तो इसके बाप बन के दिखाओ कौम को। बातों से कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है। लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हैं घबराना नहीं। लोग भूखों इफलास से मर रहे हैं। किसी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी को बेटी के ब्याहने के लिए पैसे नहीं है, किसी का माँ का इलाज कराना है तो उसके पैसे नहीं है, किसी ने बिजली का बिल देना है तो उसके पैसे नहीं है। लेकिन सर खान साहब ये भी तो कहते हैं कि क्या करें, जो कुछ भी करके गई हैं वो अपोजिशन या पिछली हुकूमतें करके गई हैं, उनको पता था सारा कुछ और ये सारी चीजें। मेरी जान, ये बातें मैच शुरू होने से पहले करते हैं। जब आप क्रीज पे आ गए हैं, आप कहते हैं मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता रहा हूं, तो जो क्रिकेटर होता है वो तो फाइटर होता है। उसने तो हर तरह के सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करना है। और लीडर कौन होता है? लीडर वही तो होता है जो पूरे वक्त में कौमों को निकाल के बाहर लाता है। देखिए ना, आप आपके सामने बहुत सारे मुल्कों की मिसालें हैं। चीन आपके सामने है, टर्की आपके सामने है, जर्मनी आपके सामने है। ये क्या बाद में आने वाले लोग हैं और आपसे आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई लीडर अता किया है। आपने 22 साल इस प्राइम मिनिस्टरिंग को हासिल करने में लगाए और 5 साल में आपकी हवा निकल गई तो क्या फायदा? 5 साल तो अभी पूरे नहीं हुए थे। हो गए ना मेरी जान। आज बातें हो रही हैं हाउस में चेंजिंग्स की। आज गवर्नमेंट नहीं जा रही, फेस तो जा रहा है ना शायद। हुकूमत नहीं जा रही लेकिन खान साहब शायद जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा वैसे अंदर की क्या खबर है कि खान साहब वाकई जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। नहीं जैसे समाजी शख्सियात और मारूफ बिजनेसमैन और ये इनको, चूंकि ये गवर्नमेंट में भी इन्वेस्टर होते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों में भी, लेकिन वैसे आप क्या देख रहे हैं क्या अगले साल में या कुछ दिनों में तब्दीली की कोई? देखे, पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है। पूरी दुनिया का सिस्टम जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जा रहा। इस वक्त हमें तब्दीली की बहुत जरूरत है, तब्दीली तो आ गई है। पॉजिटिव तब्दीली, वो बातों वाली नहीं है। ठीक है, वो बातें पुरानी हो गई हैं अब। ठीक है, नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान, हमें अपना पाकिस्तान ही बचाना है, चाहे वो नया हो या पुराना हो। पाकिस्तान तो है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं सबसे पहले पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं। मैंने खान साहब को मशवरा दिया है। मैं एक सर्कस ऑनर हूं। ठीक है, मेरे पास अगर 1000 खानदान की कम्युनिटी काम कर रही है तो मुझे उनको जाकर मायूस नहीं करना। गवर्नमेंट तो मुझे मायूस कर देती है ना, समटाइम मुझे एनओसी नहीं दे रही। ठीक है, मुझे शो नहीं करने दे रही, तो मैं क्या उनको कहूं मैं शो नहीं कर रहा तो आपको आज खाना नहीं मिलेगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझे बाप की तरह मानते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता हूं? तो वो तो सारे 1000 खानदान है जिनकी जूतियों के तो ख्याल अल्लाह ताला मुझ पे रहमत फरमा रहा हो। शायद मेरी क्या औकात है, पता नहीं किसका नसीब है जो चल रहा है। तो इसी तरह खान साहब को भी सोचना चाहिए था। ये 22 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ फिगर है कागजों में, वो तो 28 करोड़ से हम तजावज कर गए, आगे चले गए। ठीक है, तो चलो 22 करोड़ के लिए कुछ कर दो, 6 करोड़ का बोनस वैसे ले लो। ठीक है। हाँ यार, ये कोरोना के अंदर ही 2 करोड़ लोगों की गुर्बत में इजाफा हो गया है। ठीक है, और आप कहते हैं जी डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ा दो। और अभी तो नया सिस्टम भी निकाल रहे हैं ना, कोई यानी कि गवर्नमेंट में जॉब आई है है। जो मैं और आप कर रहे हैं। इस वक्त हमें नए चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैन मेड क्राइसिस यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। खान साहब को उनसे निपटना चाहिए। खान साहब सीरियस होना चाहिए। आपको अपनी टीम को चेक करना चाहिए। आप उन लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें जिन लोगों पर आप ट्रस्ट करते रहे हैं। उन्होंने 2 से 2.5 साल के टेन्योर में आपको नीचे लगवा दिया है। लोग आज आपकी वर्किंग के ऊपर बातें कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। ये लोग भूल गए हैं कि इस 2.5 साल के टेन्योर में आपने 12 से 14 ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। ये शुरू से होता है। लोग हमेशा जो है वो उसे ही याद रखते हैं जो जब तक डिलीवर करता रहता है। एक काम नहीं किया तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, ये होता है। लेकिन फिर भी मैं खान साहब को यही कहूँगा कि आप अच्छा नहीं खेल रहे। खान साहब को जो है ना अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना फ्रंट फुट पे अब आके खुद खेलना चाहिए। खान साहब को हर फैसला खुद करना चाहिए। सबसे पहले तो वो दूसरे मुल्कों के दौरे शुरू करें। ये पॉलिटिकल यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये मैन मेड क्राइस का सिनेरियो है। इसमें इनको सिर्फ गांधी गंद मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं।
इसलिए इसको छोड़ दें, अपने चेले मेलों को उनको डिफेंस करने पर लगा दें, खुद दूसरे मुल्कों का दौरा करें। हमें दूसरे मुल्कों की सफारतकारी में अपने आप को बेहतर करना है। अमेरिकन सेटअप चेंज हो गया है और वो सेटअप आया जो 20 साल से पाकिस्तान को जानता है, ठीक है। और उस सेटअप के नए चैलेंजेस हैं। सऊदीया के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, ईरान के अंदर तब्दीली आ रही है, चाइना, इंडिया और इजराइल, ठीक है, इनके मामला भी हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ये कौन करेगा? टॉप लेवल लीडरशिप टीम टॉप लेवल लीडरशिप करेगी। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा गौर करें और बढ़े। पाकिस्तान को आपने अगर प्राइम मिनिस्टरशिप ली है तो वो 22 करोड़ अवाम हो या 28 करोड़ हो, उनके आप वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं और वो सब के सब आपकी दो आंखें हैं और आपकी दो आंखें, सिर्फ आप दो आंखों से पाकिस्तान को देख रहे हैं और दूसरी तरफ 44 करोड़ आंखें आपको देख रही हैं। हकीकत है, बिल्कुल। तो इसलिए ये आपको इस बात का एहसास होना चाहिए और जो डिलीवर नहीं कर पाता वो बाद में लेम एक्सक्यूजेस सिर्फ देता होता है। पब्लिक वो एक्सेप्ट भी नहीं करती। कोई भी नहीं करता। हारे हुए खिलाड़ी पर कोई भी खुश नहीं होता। इसलिए अगर आप प्लेयर हैं एंड यू आर द कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन पास्ट और अभी हाल में आप हमारे मुल्क के कैप्टन हैं, तो खान साहब छक्का मारना है आपने, वरना बाहर निकल जाएंगे आप। बिल्कुल, खान साहब के लिए मुफीद और यकीनन ये सिर्फ राशिद साहब की नहीं, एक आम आवाम की भी, एक आम मामूली से बंदे की भी दिल की आवाज़ बिल्कुल यही है। सर बहुत शुक्रिया, आपने डीटीवी को वक्त दिया। आपकी मोहब्बत का मेरी दुआएं हैं डीटीवी की तमाम टीम के लिए। अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की जनाब हिम्मत दे और आप लोगों के जो जज्बात हैं वो रियलिटी बेस्ड हों और आप लोगों को हकीकत से आशना करवा सकें और आपका जज्बा हमेशा ज़िंदा रहे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम था एक मारूफ समाजी शख्सियत के हवाले से था, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके ख्यालात और ग्राउंड में वो कैसे खेलते हैं और पॉलिटिकली उनके क्या व्यूज़ हैं वो आपने जाने। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें डीटीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।